ओके अच्छा, हमें वो एक लेना पड़ेगा, एक ना वो आता है, क्या बोल आता है याद है आपको, डेस्क कुछ क्या होता है पावर के लिए। हाँ, कैसे खरीदने के बाद, ताकि शट डाउन नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए था। चलो, तो हम लोग अभी क्या क्या इसमें हो गया है, ये अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये पे बैच जो है, ये आपका बैच 11 है ना, ISI MS QMS का बैच है ना, विजिबल है ठीक से, या ठीक है ना, हाँ ग्रीन बोर्ड टाइप का हो गया ये। तो सो इसमें ये ISI MS QMS ना, तो इसमें क्या क्या पेपर हो गया बताओ भाई एक बार तुम लोग, कितने पेपर्स हो गए। तो आप म्यूट कर लीजिए, ऊपर से साउंड ऑफ कीजिए, हाँ। तो हाँ भाई, विशाल या बाकी लोग मीट पे कर दीजिए उसको, मीट पे भेज तक बच्चा दिखे मुझे, हाँ। ये इससे बात कर लीजिए, शायद ये सेवा भाई, ये लड़का अभी फ़ोन किया था इंक्वायरी के लिए, क्या। हाँ देवांश बताओ। हाँ जी जी, पिछले साल का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा तुम्हें, अगर पहले सिलेबस करना हो तो, और इस साल का भी जो क्लास के जस्ट बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो क्लास करोगे तब भी मिलेगी, नहीं करोगे तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये यूट्यूब पे भी रहेगा, ये अनलिस्टेड रहेगा, अभी तो पब्लिक कर रहा हूँ, बाद में प्राइवेट वीडियोस रहेगा। गूगल मीट पे लाइव क्लास, गूगल मीट पे होती है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा। लड़के कोई फोन आएगा तो अच्छा, डाउट कैसे पूछो, पेपर कैसे निकालना पड़ेगा ना, तो ये भी लफड़ा है इन लोगों का। हाँ, इसको मैं फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, कॉल आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो हाँ सॉरी, तो बताओ क्या क्या हमने इसमें किया है सॉल्व अभी तक, 2023 का हो गया है ना, 2022 का भी आई थिंक हो गया था ना, 21 भी हो गया है, 20 का करना है, तो आप लोग डाउट बताओ, ये आई थिंक इसका मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये या 2019 का भी। सो इन तीनों का जो डाउट्स है वो बताओ, ठीक है। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करें बताओ तुम लोग, 21 20 या 19, इन तीनों पेपर में जो डाउट है वो बताओ, है डाउट। क्योंकि मेरे लिए डाउट क्लास है, 6 अभी लोग जो ISI का या CMI का बैच चल रहा है, मेरे लिए डाउट क्लास है, PYQ आपको ट्राई करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, ये है। तो अगर ट्राई किए हो, क्योंकि ये सिंसियर बच्चों के लिए बैच है, वरना है ना जो सिंसियर। अच्छा ठीक है, ट्राई करता, पेपर भेजिए एक बार, पेपर भेजो जरा व्हाट्सएप पे जिसके पास है। कोई 21 का पेपर भेजो भाई, यार मुझे ड्राइव पे जाके एक दिन खोलना पड़ेगा, ड्राइव कैसे कनेक्ट होगा इसका ना सिस्टम, ये वर्क नहीं कर रहा है, ड्राइव डायरेक्टली है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, कनेक्टेड नहीं है, तो ड्राइव यहाँ से खुल जाएगा, हालांकि ड्राइव खुला हुआ है ऑलरेडी। तो देखता हूँ इसमें अगर सेव होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग बस PDF के भेजो, देखता हूँ इसमें है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भेजना पड़ेगा। अभी आया नहीं मेरे पास, अच्छा एक मिनट, शायद ये नेट काम तो करने, वाईफाई से कनेक्टेड है तो। 22 21 यही ना, 21 का है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे QMA QMB किस में डाउट है जी, यामिनी आपका क्या बोला, QMA ना, अच्छा। हाँ, जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा था, तो आप ऊपर से साउंड ऑफ कर दीजिए, हाँ, हाँ। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4, इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ वही आंसर सही है, यहाँ 64 800 ना। आप सीधा माइक म्यूट कर लीजिए, आप इको आ रहा है। सो ये आंसर आपका आंसर सही है, कोई गलती नहीं, ठीक है ना। हम्म। अरे आप माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन है शिवा, वो माइक माइक ऑफ कीजिए, हाँ। तो सो यहाँ से
विथ रिप्रेजेंट विदाउट नहीं लिखा ना। देखो यहाँ मतलब क्वेश्चन में क्या है जरा समझिए। जैसे आपने किया होगा कि मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट है, सॉरी टोटल मेरे पास अवेलेबल है 6 कॉन्सोनेंट्स, मुझे 4 चुनने हैं तो 6C4 हो गया। फिर आपने 3 वॉवेल्स हैं तो 2 वॉवेल्स चुनने हैं, 3C2 हो गया। अब आपके पास आपने कितने सेलेक्ट कर लिए, आपने 4 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए, मतलब आपने 6 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब उस 6 लेटर से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 6 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं अगर, सो कितने बनाए जा सकते हैं 6 फैक्टोरियल, तो वही आपका आंसर रहा होगा 6C4 इंटू 3C2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह हाँ यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट्स बोलने का मतलब है 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होंगे, 2 वॉवेल्स बोलने का मतलब 2 डिफरेंट वॉवेल्स होंगे एक्चुअली, इनका मतलब ये है 6 कॉन्सोनेंट डिफरेंट है, 3 वॉवेल्स डिफरेंट है, इसका मतलब ये है हिडन में कि डिफरेंट है आपके पास, सो रिपीट नहीं होगा उसमें, ये मतलब। जी जी नहीं नहीं, कल एक बच्चे ने पूछा था श्रिया ने, तो इसका ऑफिशियल आंसर के लिए कुछ आंसर भी नहीं दिया, क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, मार्क्स टू हुआ होगा। और कोई है बताओ। तो अगर सारे पेपर हो गए तो मतलब कितने 19 तक के, 21 20 19 इसमें जो भी पेपर आपने ट्राई किए हैं तो डाउट पूछो, ये चीज है। या अगर और भी पेपर अवेलेबल है तो और भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कोई डाउट नहीं है विशाल, सारे हो गए। तो 21 में मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोबारा नहीं खोलूंगा एक वो खोला टाइम किल होगा। ये 2021 का QMA है तो इसमें कोई डाउट नहीं है इसके अलावा, है ना। ठीक है। सो तो ये टाइम लेगा, और इतना पीछे आ गया मैं। तो इसमें ये है तुम्हारे पास 2020 कौन सा QMA, तो अच्छी तैयारी हो तो बहुत कम डाउट आ रहे हैं ना, तो अच्छी तैयारी। देखो, तो जो बच्चे PY को अच्छे से कर पा रहे हैं कुछ में से वहां से क्वेश्चंस कर लेना साथ में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो टॉप कर जाओगे ये है। सो स्क्वायर ABCD हैज एरिया 36, तो ABCD एक स्क्वायर है जिसका एरिया 36 है, तो एरिया 36 है, स्क्वायर है ये, तो साइड कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि स्क्वायर में तो लेंथ और विड्थ इक्वल रहते हैं, तो साइड लेंथ मतलब 6 हो गई। अब एक साइड जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, AB जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वर्टिसेस ABC आर ऑन द ग्राफ ऑफ these lines, vertices ABC, तो A इस लाइन के ग्राफ पे है, B इस लाइन के ग्राफ पे है, C इस लाइन के ग्राफ पे है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अरे ठीक है चलो इधर करते हैं। देखो, तो अब ये क्या बोल रहा है कि ABCD एरिया 36 AB, ठीक है। सो हमें जो इन्होंने बताए हैं कि AB जो है साइड वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ओके, और ABCD, ओके, तो ABC जो है इस ग्राफ पे है log x बेस A, 2 log x बेस A, 3 log x बेस A, हाँ ओके, तो A क्या है, तो बेस पूछ रहा है एक्चुअली, है ना। सो मुझे पता है कि एरिया जो है द एरिया इज 36, सो साइड लेंथ इज 6, AB पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अच्छा मतलब रफली मैं मान लो दो तरह के केस होते हैं यहाँ पे, कि बेस जब E से ज्यादा है, इसे 1 से सॉरी, बेस जब 1 से ज्यादा है तो log x का ग्राफ कैसा होता है, सो यहाँ से ये log x है मान लो, सो 1 रखेंगे x को तो y ठीक है, हाँ log 1 0 होता है, और जब तुम्हारा 2 log x का ग्राफ कैसा होगा, अभी a अगर 1 से ज्यादा है तब ऐसा होगा, 2 log x में क्या डिफरेंस आएगा,
कैसे ग्राफ होगा, तुम्हें आइडिया है? 2 log x में ये ग्राफ हो जाएगा, एंड 3 log x का क्या होगा? बोलो भाई, 3 log x। सो तो ग्राफ बनाना आता है ना, कौन सा कलर यहाँ मैच करेगा? 1 वाइट चलेगा। सो रफली ये आ जाएगा, देखो। सो ये log x बेस a, 2 log x बेस a, और ये है 3 log x बेस a। अब ये कहना ये चाह रहा है तुमसे कि ए बी सी इन ग्राफ्स पे है। सो ए तो तुम्हारा यहाँ पे मान लो, और बी यहाँ पे होगा क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक। और चूंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट? स्क्वायर है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो ये हो गया ए, मान लो ये है बी, ये है सी। अब डी कहाँ पे होगा? कहीं पे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास अब ये जहां भी हो क्या ही फर्क पड़ता है ना। सो इसका एरिया 6 है, साइड लेंथ 6 है, एरिया 36 है। सो बताओ क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड द इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर तुमसे पूछूं मैं इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहां जैसे मैं अगर कुछ रख लूं, लेट से क्या होगा, मान लो ये अगर पॉइंट मेरा x है तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, ये डिस्टेंस कितना है? हाँ, क्योंकि उसने कहा 6 है ना। सो x प्लस 6, देखो ये एक अप्रोच है, ऐसे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, मैं इस तरह सोच रहा हूँ तो ऐसा कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का b का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, और a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? b का कोऑर्डिनेट क्या है और a का कोऑर्डिनेट क्या है? सोचिए बताओ। अगर ये x है तो ये जो पॉइंट b है ये किस कर्व पे है? किस कर्व पे है? तो b का कोऑर्डिनेट होगा x, 2 log x, x, 2 log x। कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y ना, तो y तो यही होगी 2 log x, अगर ये x है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y क्या है? 2 log x। a का कोऑर्डिनेट बताओ, x कोऑर्डिनेट है x प्लस 6, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो log x प्लस 6 बेस a है, यही है ना। चलो c का कोऑर्डिनेट बताओ। x कॉमा, हाँ x कोऑर्डिनेट जो होगा वही यहाँ देखेंगे ना हम लोग। टेल मी वन थिंग, ये 1 है, ये 7 है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ एक ओके नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है आपको। हाँ, तो अगर ये 7 है तो यहाँ पे क्या होगा? 7 कॉमा यहाँ f7 लिखोगे या f1 लिखोगे? अगर किसी फंक्शन f पे है मान लो या g पे है, सो यहाँ 7 कॉमा g7 होगा या कुछ और होगा? मान लो ये कर्व है फॉर एग्जांपल, कोई भी मान लो यही है, ये y बराबर x बना दिया एग्जांपल के लिए, तो जब x 7 है तो y क्या होगा? अरे अगर मैं पूछूं चलो ये x है, तो अगर ये x है तो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं आप? या y मान लो इसको। हाँ समझ आ गया ना। हाँ, फंक्शन में जो x कोऑर्डिनेट x, f(x) इज द कोऑर्डिनेट, x, y इज द कोऑर्डिनेट, तो जो x है वही तो y में आएगा। तो यहाँ x प्लस 6 है तो y में x प्लस 6 आएगा। c का कोऑर्डिनेट बताओ। x कोऑर्डिनेट क्या है? x, और y कोऑर्डिनेट है ये किस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है उसमें x रख, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 log x। अब बताओ मुझे, तुम्हारे पास बहुत सारे अप्रोच है, अब मुझे 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी? स्लोप से भी कर सकते हो, डिस्टेंस से भी कर सकते हो, डिस्टेंस भी इक्वल है ना, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, तो उससे भी हो जाएगा। अगर तुम्हें पूछूं कि ए बी मुझे बता रखा है ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 6, ये भी यूज कर सकते हो चाहो तो। यहाँ कितने अननोन्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 2 अननोन्स है, एक सर ए है ना, मतलब एक एक्स तो अननोन है और एक ए अननोन है, तो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, क्या निकाल पाएंगे आप लोग? सो 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी 6, डिस्टेंस बिटवीन
BC 6, और जरूरत पड़े तो ये यूज कर लेना, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। इससे फायदा क्या होगा, स्लोप ऑफ AB, अगर जरूरत पड़ी तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू व्हाट, -1। सो ये हो गया -1। तो अगर जरूरत पड़े ये भी यूज कर लो। तो 3 कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इससे भी होगा 3, हमारा 2 ही अननोन्स हैं, तो इक्वेशन यूज करो, निकल आ जाएगा। ओके, क्या दिक्कत है भाई इसके साथ। नेक्स्ट बताओ। 25, कंसीडर द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, कंसीडर द पॉइंट P 11 ऑन y बराबर x की पावर 4। ठीक है, तो एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 11 और y बराबर x की पावर 4 है। ठीक है, PM and PN are two perpendiculars on the two axes। ठीक है, so y O is the origin, then the ratio of the two areas this and this। ठीक है, चलो देखो, सो आपको बोला है इसने कि कंसीडर द पॉइंट P, चलो y बराबर x की पावर 4 का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सो ग्राफ बनाएंगे जब, सो y इज इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ बनाओगे, कैसा ग्राफ होगा, x स्क्वायर जैसा ही, थोड़े से ज्यादा y के क्लोज होगा। सो अब x स्क्वायर जैसा है ना, x की पावर 4 x की पावर 6, ग्राफ वैसा ही, बस जितना पावर बढ़ाओगे उतने y के क्लोज आता जाएगा। ये सो अब यहाँ पे एक पॉइंट है 1,1, चलो मान लो ये है 1 और इधर है 1, है ना, दिस इज 1,1। सो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P, मतलब पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट 1 1 है, y बराबर x की पावर 4 है। PM एंड PN आर 2, तो P से M x एक्सिस पे, PN PM आर द, ये है y बराबर x की पावर 4। तो अब क्या कह रहा है, O इज द ओरिजिन, तो ये तो मुझे पता ही है ओरिजिन है। तो बताओ रेशियो ऑफ टू एरियाज, OMP ONP। सो क्या तुम ये एरिया निकाल नहीं सकते, ये एरिया निकाल लोगे, हाँ है ना, ये तो बहुत आसान है ना, तो टोटल एरिया निकाल लोगे, टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर है ना, 1 इधर है 1 इधर है, इसका एरिया 1 है। अच्छा, एरिया किसका बोला है, OMP, एरिया ऑफ OMP, O से M जाओ, OMP, OMP लिखना है, ONP की निकालना है, किसी एक को निकालना है, बताओ तुम किसको फाइंड करना चाहोगे। सो OMP ये है और ONP व्हाइट वाला है, तो जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है वो आपका OMP है और ONP ऊपर वाला है। क्या नहीं निकालोगे, अलग 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 निकालना भी नहीं, एक निकालो, 1 में से माइनस करो। OMP का लिख देता हूँ, देखो ये येलो वाला का एरिया लिख देता हूँ, डबल इंटीग्रेशन, क्या y की लिमिट लोगे, 0 से x की पावर 4 dy dx 0 से 1। क्या इससे सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, हो जाएगा ना, इजी है ना। तो यहाँ से सिंपली आ गया हमारे पास x की पावर 4, x की पावर 5/5, 0 से 1 1/5, तो ये 1/5, तो अदर पार्ट कितना, 1 - 1/5 4/5। सो ये जो येलो वाला पोर्शन है उसका एरिया 1/5, व्हाइट वाले का 4/5, रेशियो लिख लो, डन। चलो, तो OMP अपॉन ONP, तो ये ONP का एरिया है, हो गया। तो OM अपॉन ON, तो 1/5 अपॉन 4/5, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो 1/4 इज आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व करो, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर जनरली खुद से सॉल्व करो, एज अ मान के ऐसे सॉल्व करो किसी PYQ को कि अज्यूम करो तुम्हारे एग्जाम में ही आया है वो, जिस एग्जाम में तुम अभी दोगे 25 में, अगर वही वहाँ ये क्वेश्चन आ जाए, क्या तुम वहाँ पे कर पाओगे, तो इस तरह सोच के तुम सॉल्व करो, अगर घर पे कर पाओगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एग्जाम में भी हो जाएगा। ये नेक्स्ट बताइए। 19 20 21 22 23, किसी भी ईयर का कोई भी डाउट है आप बताओ, क्योंकि ये पर्टिकुलर बैच ISI MS QMS के लिए है, तो उसके PYQ में जो डाउट है उसका बताओ, है ना, मतलब ये आज के टॉपिक आपका है। सो डन, कोई डाउट नहीं है, खत्म। खत्म करें, ये स्टॉप करते हैं फिर, अगर हो गया तो सही है, तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, मतलब
एटलीस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो तुम सारे पेपर कर पा रहे हो। तो आगे से क्लास रखना कि इसको आज स्टॉप करें, आज लास्ट क्लास इस बैच की। यस, हाँ वो देखो, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप ये सोच के तैयारी मत करो, मतलब पढ़ाई मत करो कि आज क्लास है तो आज करेंगे। मैंने तब भी कहा था डे 1 में कि आप मेरे भरोसे मत तैयारी करो कि सर आज 21 का कराएंगे तो आज मैं 21 का करूंगी, कल 20 का कराएंगे, ऐसा मत करो। आप अपने पेस पे तैयारी करो। सो लाइक आप में ऐसा होना चाहिए एक दिन बैठ के सारे पेपर निपटा दो। अगर जैसे मैं अपनी तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो जैसे 3 में मैं 15 घंटे काम करता हूँ, अभी आज ही का बता देता हूँ। आज मैं 9 बजे ऑफिस गया, 6 बजे अभी ऑफिस आया हूँ, मतलब ऑफिस में कॉलेज में पढ़ाने गया था, यूनिवर्सिटी जहाँ पे हूँ, तो वहाँ पढ़ाने गया। कॉलेज में पढ़ाता नहीं हूँ तो बैठना होता है ऑफिस में, कराना 1 घंटा होता है। कॉलेज में था ना पूरे 8 घंटे में 2 घंटे क्लास होती है। सो वो हो गया। फिर अभी मैं 6 से 12 यहाँ पढ़ा रहा हूँ, साढ़े 6 से 12 तक 6 घंटे ये हो गए, तो 8 + 6 14 आवर्स हो गए, 14-15 आवर्स डेली है। तो अगर तुम चाहो 14 आवर्स एक दिन में तुम अगर बैठ पाते हो तो 14 आवर्स में 4-5 पेपर एक साथ नहीं पढ़ जाएगा, नहीं पढ़ जाएगा। कोई बच्चा 14 घंटे लगातार बैठ जाए, सुबह 9 से रात 9 तक, मान लो चलो 12 घंटे तुम अगर बैठ गए लगातार, तो तुम्हें लगता है ये जो तुम्हारा एग्जाम है ये इसके तुम 2023 से अगर तुम स्टार्ट करो और आगे जितने भी पेपर अवेलेबल है तो एटलीस्ट कोई एक दिन में तुम अगर 12 घंटे लगातार बैठ जाते हो तो 3-4 पीवाई क्यों ट्राई तो कर ही सकते हो। होना ना होना अलग बात है। जो नहीं हो रहा है एक जगह लिख लो कि इस पेपर का ये डाउट रह गया, इस पेपर का ये डाउट रह गया, इस पेपर का ये डाउट रह गया, एक जगह लिख लो, क्लास रात में क्लास होती है पूछ लो। अब इस भरोसे मत बैठो कि आज एक करेंगे, कल एक करेंगे, परसों एक करेंगे ना, क्योंकि तुम कम मेहनत करोगे, कोई ना कोई तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये चीज है, अगर तुम सबसे ज्यादा मेहनत करो तुम सबसे ज्यादा डिजर्विंग हो, सिंपल है ना। या तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट है, तुम सबसे ज्यादा वर्किंग हो, तुम डिजर्विंग हो। तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है तो वो डिजर्विंग है, तो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है ठीक है। फिर क्लास रखना होगा बताना, क्योंकि ऐसे कोई है ना, फिर मैं कोई और बैच इस टाइम पे चलाऊंगा, अभी मैं ऑलरेडी है ना जैम गेट या नेट का बैच चलाऊंगा, तो ये है। सो है ना 6:30 to 8 अभी ये है, क्योंकि डाउट अगर मतलब आई नो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो तो आपने कर लिए होंगे, ठीक है, फिर भी एक दो क्वेश्चन रह जाएगा। होता क्या, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, कल रात को 11:30 बजे ज्वाइन करके वो श्रिया परेशान कर रही है, सर आपने पिछले एक सप्ताह से क्लास नहीं लिए तो वो मेरे सारे डाउट रह गए। मैं बोला कल सुबह कल क्लास में पक्का लूंगा, क्योंकि अभी मैं सेटल हो रहा था यहाँ पे, फिर ये सेटअप लग रहा था तो क्लास हुई नहीं बहुत दिन। अब वो कल रात को परेशान हो, अब आज क्लास में आई नहीं, तो ये वो बच्चे उनको बहाना चाहिए होता है कंप्लेन करने का। जैसे आप मान लो 4 दिन क्लास नहीं हुई तो उसको उसी 4 दिन में डाउट आए थे, समझ रहे हो ना। अगर 4 दिन क्लास नहीं तो डाउट वहीं आएंगे। अब मैं अगले एक सप्ताह, अगले मान लो 4 महीने क्लास लूंगा तो उसमें कोई डाउट नहीं आएगा उसको। कुछ बच्चे ना ऐसे तो सिर्फ कंप्लेनिंग उनका होता है कि जिस दिन क्लास नहीं होगी उसी दिन डाउट आएगा बस उसको, बाकी दिन डाउट नहीं। अभी अभी क्लास में खड़ा हूँ तो वो ज्वाइन ही नहीं किया। और अगर मैं आज क्लास कैंसिल कर देता तो रात को मुझे परेशान कर देती कि सर मेरे डाउट थे आपने क्लास लिए ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों का क्या ही हो सकता है लाइफ में। ऐसा बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं। अगर मान लो एक सप्ताह के लीव पे चला गया मैं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये वो इधर क्लास छूट रही सिलेबस कम हो रहा है, डाउट। और अभी मैं 1 महीने लगातार पढ़ा रहा हूँ तो वही बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि इनको क्या बहाने ढूंढने होते हैं, जो सिंसियर तो कहीं कहीं मैनेज कर ही लेते हैं। सो ये है। मैं उसी बात कर रहा हूँ, श्रिया शर्मा जो लड़की है ये कल रात को ज्वाइन करके बता रही है सर डाउट क्लास नहीं हो रहा, मेरे बहुत सारे डाउट रह गए हुए हैं अब यही नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं इन बच्चों का। आराम से मैं कहता हूँ ट्राई कर लो अच्छे से 2-4 दिन। अभी आज क्लास है आपकी, अब इस बैच की एमएस क्यूएमएस की क्लास अब क्या सैटरडे को है, तो एटलीस्ट ये डिसाइड करो, गोल बना लो कि सैटरडे तक मुझे एमएस क्यूएमएस के सारे पेपर ट्राई कर लेने हैं। अब उस पूरे पेपर्स में जो भी डाउट रहेंगे एक जगह लिख लेना है। इट्स नॉट लाइक अभी मैं क्लास लाऊंगा अभी आप ढूंढोगे क्या डाउट है। यू शुड बी लाइक जब भी आप ट्राई कर रहे हो आप एक अपना डायरी बना लो डाउट वाली, कि उसमें ये क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। अभी डाउट क्लास वैसे क्लासेस डेली 11 से 12 रात को चली रही है। सैटरडे संडे में एडिशनल ऐड कर दिया है, 5:30 से 6:30, 5 से 6:30 डाउट क्लास चलेगा आपके लिए, अलग से ये बैच चल रहा है। सो ये जिन बच्चों को हेल्प चाहिए उनको हेल्प मिलेगा, बाकी जिनको नहीं करना है तो उनको क्या ही कर सकते हो, कुछ भी कर लो। और सिलेक्शन मैं नहीं दिलवा सकता, सिलेक्शन आप खुद ले सकते हो, ये चीज है। मैं तो एक हेल्प सिस्टम हूँ बच्चों का, मैं शुरू से ही बोलता हूँ। वो बच्चा सिर्फ कोचिंग करके, मेरी इतनी औकात थोड़ी कि मैं किसी का सिलेक्शन करवा दूँ, है ना। अब तो फिर मैं भेड़ बकरी को उठा के सिलेक्शन करवा दूँ, इतना मेरा पावर होता तो। ये चीज है, तो ऐसा थोड़ी है, वो तो जो बच्चा करेगा उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ। बीस का क्यूएमबी है ना। बताइए इसमें क्या पूछना है जी। जी, तो इस तरह से ना बेसिक क्लासेस में कराता हूँ, बेसिक लेक्चर ले रहा था उसमें कराया था, क्योंकि है ना जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको बड़ा मुश्किल सा लगता है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
जी, तो यहाँ आपको x के हिसाब से नहीं सोचना, अभी भी आप x के हिसाब से सोच रहे हो, हम x स्क्वायर के हिसाब से सोचना है। राइट राइट, हाँ सही बता रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये है, चलो आपसे मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन है, मान लो अभी इस साल ये आया और आपके एग्जाम में ये आ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसा आ गया, बताइए दोनों का आंसर अलग आएगा सेम आएगा? चलिए ना, उसको सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए यू हैव गिवन दैट x की वैल्यू 1 से 2 में है, तो मुझे बताइए x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 में। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किस पे लगा हुआ है? x स्क्वायर पे, तो मुझे x स्क्वायर का रेंज देखना है, ठीक। सो जब x स्क्वायर 1 से 2 में है, जब x स्क्वायर 2 से 3 में है, और जब x स्क्वायर 3 से 4 में है, सो बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 होगी। यहाँ पे 3 होगी। अब यही आपको वहां करना है, ठीक। सो लेकिन आप इंटीग्रल कैसे ब्रेक करेंगे? लिमिट किसकी लिखते हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे लिमिट किसकी लिख रहे हैं? x की लिख रहे हैं, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे x में। तो यहाँ x की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा x 1 से 2 में था ना, x तो पॉजिटिव ही था, तो यहाँ हो जाएगा 1 से √2। इसको रिड्यूस करेंगे तो x की वैल्यू √2 से √3, और इसको फिर आप रिड्यूस करेंगे तो x की वैल्यू √3 से √4 मतलब 2। तो ऐसे ब्रेक कर लीजिए, इसका आंसर समझ आ रहा होगा आपको। तो जस्ट इसको ब्रेक करना है, समझ गया ना? ठीक है, बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ जो बच्चे देख रहे होंगे बाद में। सो 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4 मतलब 2, तो हमने ब्रेक किया। अब जब x 1 से √2 में है, मतलब x स्क्वायर 1 से 2 में है, और x स्क्वायर 1 से 2 में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इसमें 1 आई हुई है। सो ये हो गया 1 dx, ये हो गया 2 dx, ये हो गया 3 dx। अब सॉल्व कर लीजिए, हो गया। इसको कैसे करेंगे बताइए? अब इसका आंसर बताइए आप लोग, अभी ट्राई करके बताओ इसका आंसर आपका क्या है। यस करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉक्स x को खोलना होता है, स्क्वायर बाहर है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये x का 1 से 2 में है तो 1 स्क्वायर dx, राइट। तो आंसर बना गया इसका। तो सिंपल है ये थोड़े मुश्किल था, ये आसान था ये चीज, ठीक। अभी देख लीजिए, थोड़ा टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्लास में और रखता हूँ, अगर डाउट क्लास सैटरडे रखता हूँ। अगर आपको लगता है सारे पीवाई के डाउट हो गए तो इसको स्टॉप कर देंगे, फिर आप डाउट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डाउट क्लास की टाइमिंग जो अभी है, जो मैं डाउट क्लास ले रहा हूँ उसकी टाइमिंग मैं रिपीट कर चुका हूँ। ये डेली ऑल 7 डेज चल रहा है, रात को 11 से 12, ऑल 7 डेज। और अभी कुछ बच्चों ने कहा ये टाइम बहुत लेट हो जाता है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैंने सैटरडे संडे, चूंकि सैटरडे संडे मुझे कॉलेज नहीं जाना होगा, तो सैटरडे संडे में ये 5 to 6:30 का है ना। बाकी मेरा बैच का टाइम तो वही है, फिर 6:30 के बाद रेगुलर बैचेस मेरे रहते हैं, तो वो है। तो ये टाइम रहेगा, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स होगा तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हम है ना इस बैच में यहाँ क्लोज करेंगे, ये ठीक है ना। तो इस मंथ के एंड तक चला देता हूँ। हाँ नहीं सैटरडे होगी अभी क्लास। सो इस आज क्या है ना, तो आपकी अभी क्लास कब आती है? आज वेडनेसडे, सैटरडे ना। हाँ नहीं होगी ना, क्योंकि आपके डाउट नहीं होंगे तो क्यों क्लास होगी फिर? अच्छा आप ये कह रहे हो सैटरडे इस बार ऑफ करते हैं, वेडनेसडे को लेते हैं, है ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखो आप मेरे भरोसे मत बैठो कि मैं कराऊंगा, मैं कहता हूँ क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं, बच्चा कई बार ना सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। हाँ यस यस, एंड डोंट सॉल्व जस्ट वंस। एक पीवाई को आप 5 बार सॉल्व करो, नॉट लाइक कि सक्सेसिवली कर रहे हैं, ऐसा मत। मान लो 23 22 21 19 इस तरह आपने किया एक बार, रिपीटेडली वही प्रोसेस हो 23 22 21 ऐसे करके, सो यू सॉल्व दैट ऑल पीवाई 5 टाइम्स, ठीक है ना। उससे क्या होगा, 5वीं बार जब आप कर रहे होगे ना, तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है जहां आपको हर बार डाउट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां 5 के 5 बार आपसे सॉल्व नहीं होगा, वो इवन सोल्यूशन मैंने बता दिया है तब भी, क्योंकि वो आपके दिमाग में जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक सोल्यूशन रट्टा मार सकते हो, खुद से नहीं कर पाओगे। ये तो खुद से तभी कर पाओगे जब आपको क्लैरिटी आएगी टॉपिक की। तो बिना हेल्प के एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मैं कह रहा हूं कि इसी पीवाईक्यू को 23 22 21 को एज अ मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो सीएमआई का, मान लो आपके एग्जाम में आया है, फिर उसका एनालिसिस करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और तब तक सॉल्व करोगे। आखिरी टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपके 100 में 100 मार्क्स आ रहा है विद इन टाइम, तो उससे आप पीवाईक्यू के लेवल पे पहुंच गए, तो आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके 70-80% आपको इजी दिखेंगे, अगर पीवाईक्यू में अच्छी पकड़ है आपकी, तो मतलब उससे आसपास डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ गए, तो आप में इतनी एबिलिटी डेवलप हो गई है कि आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे तब। क्योंकि कई बार रट्टा मार लेते हैं हम सॉल्यूशंस, कई बच्चा 10 बार सॉल्व करता है, सर आंसर याद हो गया, ओके आंसर याद हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने सॉल्यूशन याद कर दिया एक्चुअली। तो सॉल्यूशन याद करने से नहीं होगा, हमें कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगा, यहाँ ये कर सकते हैं,
और अपने तरीके से सॉल्व करो, विदाउट कहीं सॉल्यूशन देख के पहले खुद से सॉल्व करो, जब ना हो तब गूगल करो, यूट्यूब करो, डाउट क्लास में पूछो, उसके बाद पहले खुद से सॉल्व करो। तो सही कह रहा हूं, ठीक है। तो इस सैटरडे ऑफ करते हैं। आप वेडनेसडे तक क्या करो, इसको अगले वेडनेसडे तक पूरे पेपर को 23, 22 जितने भी अवेलेबल है मार्केट में आपके पास है या ऑनलाइन जितने भी हैं, उसको 2, 3, 4, 5 बार जितनी बार कर सकते हो कर लो। जो क्वेश्चंस डाउट रह जाएंगे एट द एंड फिल्टर होकर डाउट हो जाएगा ना, 5 आपको फिल्टर हो जाएगा, उनको नोट कर लो, फिर एक साथ डिस्कस कर लो क्लास में। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट में जब आप प्रॉपर्टीज मान लो डेल्टा है और आप रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो पहले रो ऑपरेशन लगाया, फिर ये कुछ चेंज होकर मान लो डेल्टा 1 बन गया, फिर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया, फिर डेल्टा 2 बन गया, हालांकि वैल्यू सभी सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं दोनों एक। हाँ, मैट्रिक्स में वहां पे नहीं कर सकते, वो जब इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तो वहां पे नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है वहां पे कि उसकी वजह ये है कि मैंने बताया होगा जैसे ए बी इज इक्वल टू सी है, अगर आप यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे ए चेंज होगा और सी चेंज होगा, बी चेंज नहीं होगा, बी विल बी एज इट इज। तो मान लो ए चेंज होकर यहाँ पे A1 हो जाएगा, बी एज इट इज रहेगा, सी चेंज होकर C1 हो जाएगा। अगर यही इक्वेशन है ए बी बराबर सी, अगर यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो बी चेंज होगा और सी चेंज होगा, ए का कुछ नहीं होगा, ए विल बी एज इट इज, यहाँ B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एवरी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इवन कोई भी इसका कहीं ना कहीं कॉलम स्पेस और रो स्पेस से रिलेशन है, या आप अगर ये समझोगे कि रो ऑपरेशन लगाना एक्चुअली इक्विवेलेंट है रो मैट्रिक्स, सॉरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना, और कॉलम ऑपरेशन लगाना इक्विवेलेंट है एलिमेंट्री मैट्रिक्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई करना। तो जब यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब यहाँ राइट साइड होगा तो सी तो अकेला ही है। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई होगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसकी वजह है। जैसे अगर आप नोट करो एनसीईआरटी अगर आप खोले होगे तो आप जहां इनवर्स निकालता आप देखोगे, मैं फिर से बताता हूं, आपको याद आएगा या अभी देखना खोल के। एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है मैट्रिसेस, उसमें जब इनवर्स निकालता था आप नोट करोगे कि जब वो इनवर्स निकालना चाहता है तो वो ऐसे स्टार्ट करता है, a इज इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करता है जब रो ऑपरेशन लगाना चाहता है वो, और जब वो कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहता है a इज इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करता है। तो उसमें होता क्या है, तो यहाँ आप नोट करेंगे कि ये चेंज होता है, इसको चेंज करके वो आई बना देता है, तो ये चेंज होकर ए इनवर्स बन जाता है, इस ए को कुछ नहीं होता है, दिस रिमेन्स एज इट इज। जब आप देखें कॉलम ऑपरेशन लगाता है तो ये चेंज होता है और ये चेंज होता है, तो ये चेंज होकर आई बना देता है, यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और ये चेंज होकर ए इनवर्स बन जाता है, ए विल बी एज इट इज। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने बोला ना कि एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं, डेफिनेशन देखो, एलिमेंट्री ये एग्जाम में भी आ सकता है कई बार, है ना, मेंस उसमें आ जाते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? चेक करो, ढूंढना, ऑनलाइन ढूंढो, बुक में ढूंढो, अलग आसान है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में तुम अगर थोड़े हायर लेवल के लीनियर अलजेब्रा की बुक देखोगे तो वो लोग क्या कहते हैं कि जब इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे ए पे तुमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो ये A1 हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो ए पे तो ये A2 हो गया, एंड सो ऑन। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, रैंक को कैसे निकालते हैं? रैंक ये तो करते हैं ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम लोग करते हैं, तो समहाउ आप चेंज करते हो इसको, थर्ड ऑपरेशन लगाओगे तो मतलब थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये मान लो आई बन गया फॉर एग्जांपल। तो ऐसा हो सकता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो रैंक, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक n है तो उसमें क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स अगर रैंक n है तो वो आइडेंटिटी में बाद में रिड्यूस हो जाएगा। तो रैंक को कैसे निकालते हो? ये तो करते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के रिड्यूस करते हो, तो या देखते हो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में वाइवर्ट एलिमेंट आ जाता है। सो एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन इक्विवेलेंट है एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो रो ऑपरेशन लगा रहे हो मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली, ये चीज। ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए। हाँ हाँ, नहीं कॉलम, हाँ मतलब कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो राइट एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये जो मैं कर रहा था ये रो ऑपरेशन पे कर रहा था। अगर इसी पे मान लो ए मैट्रिक्स है, मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ होगा A E1 बराबर A हो जाएगा, A E1 E2 बराबर, यहाँ मान लो A1 आ गया, ये A2 आ गया, A E1 E2 E3 बराबर A3 आ जाएगा, सो मान लो I आ गया फॉर एग्जांपल, तो ये I आ जाएगा, ये चीज़ है जैसे ये मैंने बताने की कोशिश की। सो रो ऑपरेशन लगा तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम ऑपरेशन लगा राइट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ है। हाँ इक्वल, हाँ यस यस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स है ना, तो सिंगल मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे एग्जांपल देखो, अगर प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रोडक्ट के केस में, कि यहाँ अगर तुमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिए तो यहाँ
E1 यहाँ आ जाएगा, रो ऑपरेशन लगाया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ E1 मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज होगा, यहाँ ए चेंज हो जाएगा, तो ये देखना है तुम्हें। सो वैसे लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सिंगल मैट्रिक्स है ना, जैसे सिंगल मैट्रिक्स है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए बराबर ए है, अभी ए है, मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो E1 ए मान लो A1 बन गया, रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो E1 ए, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाया तो E राइट में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये A2 हो जाएगा, A2 नया हो सकता है ना। तो रो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो राइट में एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई हो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है। ठीक है, सब पढ़ो उसके बारे में, समझ आएगा। लीनियर अलजेब्रा थोड़ा एडवांस हो गया, हालांकि आपके मुझे लगता नहीं इसमें एमएसयू में आएगा ये सब, मतलब वो मल्टीप्लाई करना। बाकी बता दिया कि प्रोडक्ट में रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे काम करेगा और प्रोडक्ट में कॉलम ऑपरेशन राइट साइड वाले मैट्रिक्स पे काम करेगा।